नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष अपना रास्ते से कील कांटे हटाने में जुट गया है, गठबंधन के नए समीकरण को तलाश रहा है, तो प्रदेश सरकार लगातार चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में जुटी है। आज हमारी चर्चा भी विपक्ष की तैयारियों के समीकरण और सरकार की तैयारियों के इर्द गिर्द होने वाली है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको 4 तस्वीरों के जरिए हालात समझा देते हैं और इन 4 तस्वीरों को देख के आप उत्तर प्रदेश में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितना दिलचस्प चुनाव होने वाला है। यानी कि यूपी की राजनीति जो है उसमें ये 4 तस्वीरें घूम रही हैं। पहली तस्वीर मायावती की है, जिन्होंने साफ कर दिया कि बीएसपी इस बार चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने वाली। दूसरी तस्वीर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो नजर आ रहे हैं, जो 2022 के चुनाव में नए गठबंधन बनाकर उतरने की तैयारी में है। अब ये गठबंधन कितनी टेंशन बनता है ये देखने वाली बात होगी। तीसरी तस्वीर में आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, जो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। लेकिन वो छोटी पार्टियां कौन होंगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और आखिरी तस्वीर ये सवाल कर रही है कि कांग्रेस के हाथ में क्या है, कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, किसके साथ लड़ाई की तैयारी है, सब कुछ अभी साफ नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की तैयारियों से लेकर सरकार की रणनीति तक सभी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में होगा, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऊंट की सोर करवट लेने वाला है, कौन किसको चुनौती देगा, कौन सा गठबंधन किसके लिए कड़ी टक्कर देगा, कौन यहां पे वोटों को काटने का काम करेगा। तो 2021 के चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 22 का भी उन्होंने ऐलान किया था। 21 में जो पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी। एमआईएम के साथ गठबंधन के कयासों को माया ने अफवाह बताया है और एमआईएम ओपी राजभर के साथ पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओपी राजभर की एसबी-एसपी के साथ चुनाव लड़ेगी एमआईएम, यानी ओवैसी और राजभर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव से पहले ही सुभाषपा के साथ गठबंधन किया था और अखिलेश यादव छोटी पार्टियों को साथ लेकर गठबंधन करने की तैयारी में है और दूसरी पार्टियों से लोगों को सपा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ गठबंधन की तैयारी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और एक तरफ मायावती हैं। वो कह रही हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब समीकरण क्या बनने वाले हैं, सत्ता पक्ष के लिए कौन बड़ी चुनौती होगा और विपक्ष किस तरीके से काट करने की तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश का क्या समीकरण बन रहा है, हम इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें और इस तरह से कई कयास जो हैं वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एमआईएम जिसने बिहार चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, जो बंगाल भी गए और अब उत्तर प्रदेश में भी 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजभर के साथ वो नजर आए और मायावती कह रही हैं वो अकेली चुनाव लड़ेंगी 2022 का। अखिलेश यादव छोटे दलों को साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे दल कौन कौन से होंगे ये स्थिति साफ नहीं है। प्रियंका गांधी अगले सप्ताह लखनऊ में डेरा डालने वाली हैं। यहां पे वो रणनीति बनाएंगी, मंथन करेंगी, समीक्षा करेंगी और एक मंथन किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस को और मजबूत करके प्रदेश में बेहतर स्थिति में लाया जाए। तो किसकी क्या तैयारी है इसे हम समझेंगे, कौन किसके लिए चुनौती है इसको भी समझेंगे। एमआईएम के आने के बाद क्या हालात बनेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो भी हम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर किसे इसका फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। तो हमारे साथ अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल होगा। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव होने वाला है ये कितना दिलचस्प होगा, कौन किसको टक्कर देगा, कौन किसके लिए चुनौती बनेगा। प्रेम जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तैयारियां की जा रही हैं, हर दल अपनी तैयारियों में जुटा है। एमआईएम अगर आ रही है 100 सीटों पे, वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसका किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है? 2022 का चुनाव क्या कहता है? जैसा कि रिकॉर्ड हमने देखा है अभी तक का, जहां जहां ओवैसी नहीं थे और जहां जहां ओवैसी चुनाव नहीं लड़े थे वहां वहां जाकर वो अपनी पैक बना रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं।
कि उनके फैसले से किसी दूसरे पार्टी को कितना फायदा और नुकसान पहुंचता है, इससे उनको कोई ना फर्क पड़ता है ना फर्क पड़ना चाहिए। बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, सबसे ताज़ा उदाहरण इसलिए था कि ओवैसी पर ये आरोप लगा उनकी पार्टी पर कि अगर उनकी पार्टी चुनाव वहाँ नहीं लड़ रही होती तो शायद चीज़ें बदल जाती, क्योंकि वो वोट काटने का काम करते हैं। और जो वोट, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये है कि वहाँ मुस्लिम वोट जितने हैं उत्तर प्रदेश में, वो वोट समाजवादी पार्टी को पड़ते हैं। यानी कि 100 सीटों पर अगर अपना एक कैंडिडेट उतारते हैं और रात भर के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही रूप से अगर नुकसान किसी को होगा वोटर्स को लेकर, वो समाजवादी पार्टी को होगा और इसका फायदा भी बीजेपी को होने जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं, इधर अखिलेश हैं, ये लड़ाई तो अपनी लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई में किस तरह से बीजेपी को फायदा या नुकसान पहुंचेगा, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा आज हम करेंगे। और मुझे लगता है कि जब तमाम पार्टी के प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठ के इस पर चर्चा करेंगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा राजेश जी कि ओवैसी के चुनाव मैदान में आने से नुकसान अगर सबसे ज्यादा इस बार किसी को होने वाला है तो वो सपा को होगा, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि ओवैसी जहां जहां जाते हैं वो अपने उम्मीदवार को जिता पाए या ना जिता पाए, लेकिन उस उम्मीदवार को जरूर हरा देते हैं जो कि उनके सो कॉल्ड धर्म से आते, यानी मुस्लिम संप्रदाय से जो लोग आते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। और उत्तर प्रदेश में अगर होगा तो उस सपा को नुकसान पहुंचेगा राजेश। और इसके अलावा मायावती ये कह रही हैं कि वो अकेली चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस भी अब अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अखिलेश कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ जाएंगे, एक नया समीकरण, एक नई रणनीति जो है उसके साथ पार्टियों को उतरना होगा और जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है इस बार। साहब, जितनी भी पार्टियां हैं वो तो चुनाव लड़ेंगी, अभी चुनाव के बाद कुछ और भी समीकरण बदलेंगे। अभी अपनी ताकत, जिस पार्टी के पास जितनी ताकत है उस ताकत के साथ मैदान में आएंगी, उसमें मायावती भी हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अभी तो जो परफॉर्मेंस पार्टी की होगी, हो सकता है चुनाव के बाद कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि बीएसपी और बीजेपी साथ आने की अगर कहीं नौबत आए तो जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में मायावती सॉफ्ट दिखी है बीजेपी को लेकर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राजनीति उन्होंने नहीं की जिस तरह से विपक्ष में रह के करना चाहिए था, उससे अंदाज़ा यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कोने में एक ऑप्शन बचा कर रखना चाह रही हैं कि अगर चुनाव के बाद कोई इस तरह के विकल्प आते हैं कि साथ में मिलकर सरकार बनाएं या चलाएं तो उसको खुला रखा जाए। बिल्कुल, यानी नए समीकरण यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवैसी यहाँ पे ऐलान 100 सीटों पे लड़ने का करते हैं प्रेम जी, तो फिर इसके हम क्या मायने समझे? क्या समाजवादी पार्टी को, चूंकि वो तैयारी कर रही है पूरी और जाहिर है ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं या उनके पाले में जा सकता है वोट बैंक, अब अगर ओवैसी वहां पर आते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को होने वाला है। उनकी रणनीति बदलनी होगी अब ओवैसी के आने के बाद। रणनीति बदलनी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओवैसी जब चुनाव लड़ेंगे तो उनका एक तरीका है चुनाव लड़ने का, वो बड़ा ही एग्रेसिव तरीके से, और जिस तरह का भाषण वो चुनाव प्रचार के दौरान देते हैं वो बड़ा ही तीखा होता है और सीधे जो लड़ाई हो जाती है वो धर्म के आधार पर होने लगती है। हालांकि यही आरोप बीजेपी पर भी लगती है और लगती रही है कि जब जैसे जैसे चुनाव आता है, अभी से भी लगना शुरू हो गया है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं फिर वो कम्युनल होने लगता है चुनाव जी, धर्म पर आ जाती है बात। और इस बार भी आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि 2 दिन पहले पीएम मोदी जिस तरह से अयोध्या को लेकर जिस तरह से मीटिंग उन्होंने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले जो तैयारी हो रही है, मंदिर बनाने की बात जो हो रही है, अयोध्या की तैयारी, उसको लेकर चुनाव में कम से कम ये बात ज़रूर होगी कि हमने जो बात आपसे कही थी कि मंदिर बनाने की बात, तो अयोध्या पर फैसला आ जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि हमने जो वादा आपसे किया था पूरा कर लिया। अब ये चाह रहे हैं कि 2022 से पहले कम से कम जो ढांचा है और जो तैयारी है वो लोगों को दिखने लगे, और इसीलिए पीएम मोदी भी सामने आए और मीटिंग ली, जायज़ा लिया, बातचीत की लोगों से, उन्होंने रिपोर्ट दी कि किस तरह से वहाँ पर तैयारी चल रही है। और अगर मंदिर की बात होगी, अयोध्या की बात होगी, आपको याद होगा
कि जब फैसला कोर्ट का आया था तो उस समय भी सबसे ज़्यादा कोई विरोध जिसका आपको दिखने को मिला होगा वो ओवैसी थे। वो खुलकर बोल रहे थे कि हम ये मानने को तैयार नहीं हैं, ये हमें जिस तरह से फैसला दिया गया हम इसको मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अयोध्या का जो फैसला हुआ, अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है वो बीजेपी की कोशिश है, वो आरएसएस की कोशिश है, वो विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है। और उस कोशिश को हम 2022 के पहले मंदिर बना के भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अब हमारे साथ सूर्या मैथिल भी जुड़ चुके हैं, जो कि नेता बीजेपी से हैं, सूची विश्वास हैं प्रवक्ता कांग्रेस, अब्दुल गांधी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और दयाराम भार्गव हैं प्रवक्ता सुभाषपा के। आप सभी का प्राइम न्यूज में बहुत स्वागत है। अब्दुल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कि ओवैसी भी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमने बिहार में भी देखा था उनको, हमने बंगाल में भी देखा, अब वो उत्तर प्रदेश में भी उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए माना जा रहा है कि वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? राजेश जी, हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं और हर किसी को ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़ भी सकता है, लड़वा भी सकता है। तो हर किसी को आजादी है चुनाव लड़ने की। लेकिन इस बात मैं जरूर कहूंगा कि हर प्रदेश में जो पार्टियां हैं उनका वजूद अलग अलग है। जैसे तेलंगाना में लें तो एमआईएम स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन बिहार में लें, बंगाल में लें, नॉर्थ के जो स्टेट हैं वहां पर अगर आप एमआईएम की स्थिति देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग स्थिति नहीं है। और जो पार्टी तेलंगाना में दर्जनों सीट होने के बावजूद सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो अगर वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर बिहार में वो काफी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जो जनता है तो वो सब समझती है कि कौन किस प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। जब आप अपने गृह प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दूसरे प्रदेशों से आपका संगठन नहीं है, जहाँ आपकी कोई तैयारी नहीं है, यदि वहां पर आप दर्जनों सीट लड़ते हैं, तो ये जो जनता है वो सब जानती है और जनता जानती है कि 2022 में किसको वोट देना है। दयाराम भार्गव जी, आप तो साथ में हैं ओवैसी जी के, और आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेके चुनाव में उतरेंगे और आपको लगता है कि जनता आपके साथ आएगी? देखिए राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आवाज बहुत आ रहा, थोड़ा आवाज कम हो जाए, आवाज उधर से बहुत आ रहे हैं राजेश भाई। हाँ, आवाज मेरी जा रही है जी? हाँ, तो देखिए, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से उत्तर प्रदेश के राजनीति में कदम रखे हैं स्वयं भारतीय समाज पार्टी, तब से आप देखिए उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा ही बदल गई है। यही भाजपा है, यही सपा कांग्रेस बसपा के लोग हैं। ये लोग क्या कहते थे, आज आदरणीय नेताजी को उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश ये मानता है कि अगर दलितों, माइनॉरिटी, वंचितों की कोई आवाज उत्तर प्रदेश में उठा रहा है तो वो एक नेता है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर की चर्चा क्यों हो रही है, उसको भी जान लिया जाए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है राजेश भाई। आप बताइए, जब पिछड़ों का हक अधिकार लूटा जाता है तो लखनऊ के सदन में 403 विधायकों में पिछड़ी जात के, SC/ST माइनॉरिटी के लोग हैं। कोई भी राजभर पार्टी के 4 विधायक हैं, चारों विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो 399 विधायक कभी भी पिछड़े, अति पिछड़े दलित समुदाय के हक अधिकार को लड़ने का काम सदन में नहीं किया। ये नेता वोट लेकर अपने समाज का जाकर के उन पार्टियों की सरकार बना देते हैं राजेश भाई। लेकिन उसी समाज की जब दशा और दिशा दयनीय स्थिति में जाती है, जब थाने, चौकी, ब्लॉक में उनके समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो ये नेता सदन में आके उनकी आवाज उठाने के बजाय अपने मुंह पे ताला लगा लेते। आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, विपक्ष में जितने नेता हैं जो पिछड़ी जाति के हैं वो लोडर नेता है। नेता अगर कोई है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है। इसमें ये नेता है, बाकी पार्टियों के जो नेता है वो लोडर है, वो एक प्रकार के क्या नाम है ऑटो को ला करके। लेकिन दयाराम जी, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप अब साथ में चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग रणनीति बना रहे हैं। अब यहाँ पे विपक्ष जो है, हमें पहले तो वही आपस में लड़ता हुआ दिखाई देता है एक दूसरे के साथ, जबकि सत्ता पक्ष के साथ उसकी चुनौती होनी चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि आप किन मुद्दों को साथ लेके चुनाव में उतरेंगे और आपको क्या उम्मीद है कि जनता आपके साथ जाएगी इन मुद्दों के साथ? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है बिजली माफ। गांव गरीब किसानों का अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो 5 साल उनका बिजली मुक्त हम करेंगे। 5 साल तक हम बिजली बिल, उनके घरेलू बिजली माफ करेंगे। ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का है। दूसरा है, आप देखिए, खाद बीज किसानों का जो है
आज आप देख लिए यूरिया डाई क्या रेट चल रहा, कल कारखानों के जो है उनका रेट देख लीजिए उठा करके। दूसरी बात देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगर सरकार राजेश भाई बनती है, सबसे पहले किसानों का जो गन्ना भुगतान योगी सरकार 4.5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है कि हम गन्ने का मूल्य सुदृढ़ करेंगे। ठीक है सूची विश्वास, ठीक है राजभर जी, उसके बाद सूची विश्वास, ठीक है मैं दोबारा आता हूँ राजभर जी। हाँ अभी एक बार सबके पास जाने दीजिए, फिर चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है सूची विश्वास, कांग्रेस की क्या तैयारी है? प्रियंका गांधी वहां पे आने वाली हैं, कांग्रेस अपने लिए क्या रणनीति बना रही है? क्योंकि हम हर दल को देख रहे हैं वो पूरी तरह से सक्रिय है, समीकरण बन रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? सूची विश्वास आप सुन पा रही है? मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा पा रही। सूर्या मैथिल, मैं आपका रुख करूंगा, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या बनने वाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए गठबंधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी चुनौती कौन होने वाला है आपके लिए? राजेश भाई, मैं सुन रहा हूँ सारे प्रवक्ताओं की बातें, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र भी बोल रहे थे, सुहेल राजभर, जो सुबह सपा के हमारे मित्र भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये वही ओवैसी के संग इन्होंने गठबंधन किया है ना, वो जो हैदराबाद में है एक, जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो सारे हिंदुओं को बता देंगे, काट के रख देंगे। वही है ना ये जो बोलता है कि हम हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगा देंगे। यही वो है ना जो कहता है धर्म के आधार पर कि हम मुसलमान हैं, हमें फक्र है, बहुत सारी चीजें जो कि हिंदुस्तान के संविधान को भी नहीं मानते। ये वही पार्टी की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं से गठबंधन किया है ना उन्हें। हाँ ये वही है, ये वही है, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो जिनका ये आरोप लगता है कि बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। ना 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 ना, ये वही है, इन पे ये आरोप लगते हैं कि जो कि भारत संविधान को नहीं मानते, जो धमकाते हैं हिंदुओं को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो फिर बताते हैं तुम 25 करोड़। सूर्या जी नहीं, ये वो भी है कि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि भाजपा को इनको जिताना होता है। देखिए जी, भारतीय संविधान के अंदर सबको मौका दिया जाता है। इस देश का संविधान तो इतना लचीला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले कपूतों को भी भारत की जो व्यवस्था है उसमें मौका दिया जाता है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का। तो ये संविधान ने अधिकार दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार किसी को नहीं दिया है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मुझे पूछी गई चुनौती, तो मैं बता दूं कि चुनौती सिर्फ हमारी इतनी है कि हमने जो इस बार सीटें प्राप्त की थी 2017 में, उससे हम ज्यादा सीटें कैसे प्राप्त करें। जो हमारा टारगेट है 350 का, वो हम कितना जल्दी प्राप्त करें और कितने भारी बहुमत से प्राप्त करें, और जो हमारे पास वोट शेयर है उसको कैसे हम 50 से 55% तक लेके जाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उन दोनों ने डबल इंजन की सरकार के अंदर प्रदेश का विकास भी किया, और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक सुरक्षा का भी वातावरण दिया। चाहे वो कानून व्यवस्था के ऊपर हो, बड़े बड़े बाहुबलियों को उनकी हैसियत दिखाना हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से लाके बांदा की जेल में ठूसना हो, उसकी 20 बीमारियां ठीक करना हो, चाहे बड़े बड़े जो बाहुबलियां उनकी लाखों करोड़ की संपत्ति को कुर्क करना हो, और साथ ही साथ लव जिहाद जैसे विषय के ऊपर हिंदू और सिख हमारे घरों परिवारों की संस्कृति को बचाना हो, हिंदू और सिखों की, कि किस प्रकार से झूठ बोलकर अमन जो है, अमन का नाम लेकर अब्दुल हिंदू लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी देना लव जिहाद के ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राम मंदिर जो हिंदुओं का बहुत प्रतीक्षित जो एक दिक्सपन था वो पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिला के कि आपने जो काम किया है उसके आधार पे चुनाव में उतरेंगे और उस पे आपको जीतने की उम्मीद है। हाँ राजेश जी, एक मिनट, जो अभी राजभर जी बोल रहे थे कि पिछड़ों को, ओबीसी को हम प्रतिनिधित्व देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मुख्यमंत्री बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का हमारा पार्टी का मुखिया बना रखा है ओबीसी। साथ में जो ये बात कर रहे थे कि खाद बीज के ऊपर, तो डीपी जो है हमारी उसके ऊपर अभी 1200 रुपए की थी, वो पुराना उसी रेट पे हम दे रहे हैं। ठीक है, सब्सिडी अभी बढ़ा दी हम लोगों ने। गन्ना किसानों की बात करें तो 1,27,000 करोड़ का गन्ना किसानों का बकाया था, भारतीय जनता पार्टी आई तो 17,000 करोड़ रुपया रह गया है। मतलब कि गन्ना किसानों को पूरा पेमेंट टाइम मिल रहा है। और बिजली की बात करें तो आज की डेट में शहरी इलाका छोड़ दो, गांव के इलाके में भी 22 घंटे बिजली मिल रही है। ठीक है सूर्या मैथिल, आपने जो बातें कही हैं इन्हीं बातों पे दयाराम भार्गव टिप्पणी करना चाह रहे हैं। दयाराम जी शॉर्ट टिप्पणी कीजिएगा, अभी मुझे सूची जी के पास भी जाना है और उसके बाद हमें प्रेम जी से भी इस पे टिप्पणी लेनी है। बहुत शॉर्ट में अपनी बात कीजिएगा।
देखिए राजेश भाई, इन्होंने इतनी ज्यादा लांछन लगाया, मुझे समय दीजिए। सबसे पहले मैं समय देता हूँ उवैसी साहब के ऊपर। ये कह रहे हैं हिंदुओं की लड़कियों को ब्याह करके जो है मुसलमान ले जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, अशोक सिंघल जो इनके बड़े नेता, बीएसपी के नेता है, इनकी उस तरफ मत जाइए। देखिए दयाराम जी, आप जानते हैं मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। हम भी जानते हैं कितने नाम है जिन्होंने किससे किससे शादी की, वो हम सब जानते हैं। मुद्दे पे आइए। विषय नहीं है राजेश भाई, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। इनको वैसी से बड़ी एलर्जी है, जब राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से भेजना हो, जफर इकबाल को राज्यसभा सांसद क्यों भेजते हैं? हमको जवाब दे। जफर इस्लाम कौन, इकबाल कौन है? तो हमने तो अब्दुल कलाम जी को भी राष्ट्रपति बनाया था। महात्मा गांधी को नहीं बनने वाले हिंदुओं को करने वाले लोगों के साथ आप लोग देखिए हो। एक एक करके सूर्य मैथल जी अपने नंबर आने पे बोलिएगा। अभी राजेश जी को बोलने दीजिए। राजेश भाई, इस राजनीति नहीं होगा। राजेश सूर्य जी एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके। अगर इन्होंने क्या, सुनिए, प्रज्ञा ठाकुर सांसद है ना, भारतीय संविधान की चुनी हुई सांसद है ना, महात्मा गांधी को नहीं मानती। चलिए ठीक है, परवेश वर्मा का क्या बयान है? ठीक है, देखिए आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। का क्या बयान है? हाँ। अब हम आते हैं मुद्दे पर। अब हम मैं दोबारा आता हूँ। एक सेकंड राजभर जी, एक सेकंड। अभी देखिए सूची विश्वास के पास मैं नहीं गया, अभी मेरे को उनके पास भी जाना है। सूची जी, आप मुझे सुन पा रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आप ये बताएं कि प्रियंका गांधी भी अब अगले सप्ताह आने वाली है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। वो कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? यहाँ हर दल की रणनीति, समीक्षा, समीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस खुद को कहां देख रही है 2022 में? देखिए, बहुत स्पष्ट जो है, हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने अभी हमसे पहले जिन्होंने बोला, उन्होंने बहुत स्पष्ट सारे सांप्रदायिक विषयों को उन्होंने छू लिया। लव जिहाद, घर वापसी और दुनिया भर का सब कुछ बता दिया, सिवाय इसके कि इकोनॉमी की दुर्गति 70 वर्ष में जो ऐतिहासिक है, 45 साल की जो बेरोजगारी ऐतिहासिक है, जो पैंडेमिक की हैंडलिंग हुई, जो शिक्षा और सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं के दुर्गम हालात हैं, तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति का ये जो दौर है, ये जो काला अध्याय है, ये जो देश बेचने की परंपरा विगत 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत की है, जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, जो बैंकिंग व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, जो देश के मूल्यों को त्रस्त कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि हम सद्भाव के साथ उन्हीं विषयों को जनता के बीच लेके आए, क्योंकि कटोरा पकड़ा दिया है इन्होंने देश के हाथ में। दिखाई दे रहे हैं प्रेम जी, आपने सबकी टिप्पणियां सुनी, हर दल की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक टिप्पणी है, अपनी एक रणनीति है, लेकिन आपको क्या समझ आता है अब तक इन सबको सुनने के बाद, और हालात देखकर कौन किस पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजेश, हाँ, आपने भी महसूस किया होगा, और मुझे लगता है जो पैनल में लोग हैं वो भी इस बात पर सोच रहे होंगे कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, हम जिस विषय पर भी बात करते हों, लेकिन वो एजेंडा तय होता है। पार्टी के जितने भी प्रवक्ता और नेता हमारे पैनल पे बैठते हैं, वो अपना एजेंडा पहले से सेट करके आते हैं कि मुझे यही बोलना है, विषय चाहे कुछ भी हो। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि पार्टियां जो हैं अपने अपने एजेंडे पे कैसे काम कर रही हैं और उस एजेंडे से दूसरे पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसीलिए हमने जो अपना बैकग्राउंड बनाया, प्लाज्मा बनाया है कि योगी आदित्यनाथ सेंटर में है, यानी कि वो सरकार चला रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं। उससे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा और योगी को उससे कितना फायदा और नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी समीकरण क्या बन रहे हैं और समीकरण क्या बनेंगे। लेकिन अब जब कभी भी किसी भी प्रवक्ता के पास आप जाते हैं बात करने के लिए, तो वो अपना एजेंडा और अपनी जो उन्होंने जो तय कर रखी कि मुझे यही बोलना है, जैसे हिंदू क्या करते हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, हमें उस पर बोलना है। हम ये जानना चाह रहे हैं दरअसल राजेश कि क्या ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट क्या समाजवादी पार्टी से कट जाएंगे? अगर नहीं कटेंगे, वो बने रहेंगे, तो इसके पीछे क्या तर्क हैं? वो किस तरह से काम कर रही है पार्टी कि अपने वोट को वो यूनाइट कर के रख सके? अगर उसी तरह से कांग्रेस किस तरह से वहां पर राजनीति करने वाली है? अगर ओवैसी वहां पर 100 सीट पे चुनाव अगर लड़ेंगे, अगर वहां नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचाते हैं, तो किस तरह से उसका खामियाजा जो न भुगतना पड़े उसके लिए सपा की तैयारी है। और भाजपा इन तमाम जो विपक्षी पार्टियों की तमाम जो रणनीति है उसको लेकर भाजपा की क्या तैयारी है, क्योंकि मुकाबला तो है और ये हम लोग जानते भी हैं कि जो भी बड़ा मुकाबला जो होने वाला है वो समाजवादी पार्टी
और बीजेपी के बीच में ही होने वाला है। और ये जो पार्टियां जो भी हैं वो सरकार बनाने के लिए ये पार्टियां नहीं आती, या तो किसी पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं, या अपना जो जनाधार है उसको बढ़ाने का काम करती हैं। तो हमें चर्चा ये करना है राजेश, हमें ये समझना है कि ये जो तमाम समीकरण बन रहे हैं और ये जो पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं उससे बीजेपी कैसे अपने आप को पार पाएगी और बीजेपी इसको किस तरह से फ्रंट फुट पे आके इससे लड़ेगी और खेलेगी और कैसे इनसे पार पाएगी। और अब्दुल गांधी, मैं आपका रुख करूंगा इसमें, आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि टक्कर अभी तक आमने सामने की थी, समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी, लेकिन अब जब ओवैसी मैदान में आ रहे हैं तो उसका नुकसान सपा को हो सकता है, ऐसी संभावनाएं और राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की अब नई रणनीति क्या होगी? चूंकि अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि आप छोटे दलों को साथ लेकर आएंगे, वो छोटे दल कौन होंगे अभी ये साफ नहीं है, कितने दल आपके साथ होंगे अभी ये साफ नहीं है, तो क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग कैंप किए हैं, हमने बूथ मैनेजमेंट किया है, जो हमारे बूथ स्तर पर काम करते हैं उनको हमने मजबूती प्रदान की है। और अभी आप देखिए इसका रिजल्ट ये निकला कि जो पंचायत के इलेक्शन गए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों के साथ जीते। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही दिखाकर हमारे बहुत सारे लोगों को नामांकन रोका, बहुत सारी जगह हमारे नामांकन जो है कहीं ना कहीं रद्द कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन उसके बावजूद भी आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सबसे ज्यादा चुने गए। और आप देखिएगा कि जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के होंगे। तो चूंकि ये चुनाव जमीनी स्तर पर लड़े जाते हैं, ये आम जनता के चुनाव होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी हराएगी। जहां तक सवाल आपने एमआईएम का पूछा, ओवैसी साहब का पूछा, तो ओवैसी साहब ने भी अभी जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनकी क्या जो है एक तरह से ताकत है उसको उन्होंने पंचायत चुनावों में आजमाया और आपने कहीं नहीं चुनाव लड़े उनके प्रत्याशी जीते। हर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिला पंचायत चुनावों में कहीं भी नहीं जीते। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज का वोटर बहुत ज्यादा जो है सोच समझ कर वोट देता है। वो देखता है कि सरकार कौन बना रहा है, कौन सरकार जो है चला सकता है, कौन विकास कर सकता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के विकास का विजन है, उसी को जो है वोटर कहीं नहीं चुनेगा। वो वैसे साहब हर प्रदेश में चुनाव करते हैं, बिहार में भी लड़ा, बिहार की जनता ने भी बहुत समझदारी से उनको वोट नहीं दिया। अगर बिहार में सरकार नहीं बन पाई तेजस्वी यादव जी की, तो मैं समझता हूँ उसमें जो कांग्रेस ने एक बड़ा शेयर सीटों को ले लिया था, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में नहीं बन पाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, बूथ स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर हम बहुत मजबूत है और हम ही भारतीय जनता पार्टी को हटाने का 2022 में काम करेंगे। ठीक है दयाराम भार्गव, आपको ये मालूम है कि जब ओवैसी चुनावी मैदान में होंगे तो ध्रुवीकरण की बात होगी। अभी इसकी चर्चा हमारी इस चर्चा में भी होने लगी, सूर्या मैथिल को आपने सुना, और ये आम बात है जब ओवैसी चुनाव में होंगे तो ध्रुवीकरण की बात होगी। आप जब सुभाषपा उनके साथ चुनाव लड़ रही है, आप पिछड़ों को साधने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि इसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा जब आप उनके साथ चुनावी मैदान में आएंगे उत्तर प्रदेश में? दयाराम भार्गव, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही। सूची विश्वास, आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस की भी कोई नई रणनीति है, किसी को साथ लेके किसके साथ जाना है, कैसे चुनाव लड़ना है? क्योंकि अकेले दम पे कांग्रेस का क्या हश्र हुआ कई चुनाव में वो हमने देखा। उत्तर प्रदेश को लेके जहां पे जातिकरण समीकरण भी है, जहां पे भौगोलिक स्थिति भी अलग है, वहां पे कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए अभी कौन साथ है कौन नहीं इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब जो साथ आ रहे हैं उनका स्वागत है, क्योंकि प्रतिदिन तमाम लोग जुड़ रहे हैं अपने छोटे बड़े दलों के साथ, वो एक अन्यत्र विषय है। लेकिन मैंने जैसा आपसे पूर्व में भी कहा कि अभी 2 बातें हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण कही। भाई हिंदू खतरे तो हजारों साल की सनातन की संस्कृति है, लेकिन हिंदू खतरे में तभी आते हैं जब बीजेपी को पावर में आना होता है। तो उस चीज से देश को लड़ना है। जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, जो फॉसिस्ट ताकतें इस वक्त सत्ता में है, और हमने जिला पंचायत और इन सब चुनावों में भी देखा कि चाहे वो दमखम हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के दमन के लिए, चाहे वो राजनीतिक उत्पीड़न हो उनका, या फिर फर्जी मुकदमों का दर्ज करना हो, या फिर प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले हो, धारा 144 का दुरुपयोग हो, इंटरनेट शटडाउन हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो लोग तो कराह रहे हैं, जूझ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आर्थिक विषमता देश के अंदर उत्पन्न हुई है, जो अस्थिरता
जो तनाव, चाहे वो देश की सीमाओं पर हो, चाहे देश के अंतर के हालात पर हो, चाहे सामान्य आदमी के जन जीवन में हो। ठीक है, करोड़ों लोगों ने सूर्या अपना मैथिल, रोजगार गंवा दिया। हाँ ठीक, सूर्या ठीक है, मैथिल, अब यहाँ पे कीजिएगा। जब ओवैसी चुनाव में है, चूंकि आपने शुरुआत में बात करी मंदिर की बात करी, आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, आपने शुरुआती अपने जो आप बोल रहे थे उसमें हिंदू मुस्लिम की बात करी, तो ये चुनाव जो होगा 17 से कितना अलग होगा, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, या फिर ये भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और शमशान और कब्रिस्तान पे होने वाला है? राजेश भाई, मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात बहुत ही साफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले ओवैसी जो थे ना, मैंने इसलिए पूछा कि वो ओवैसी वही है ना जिन्होंने बोला था कि तुम 100 करोड़ हो और मैं 25 करोड़ हूँ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो भाई साहब ने बताया मुझे, हाँ ये वही ओवैसी है। तो मैं कंफर्म हो गया कि राजभर जी की पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति के संग अपना गठबंधन किया है जो हिंदुओं को काटने की बात करता है, क्योंकि उसके लिए बैकवर्ड भी हिंदू है, उसके लिए फॉरवर्ड भी हिंदू है, उसके लिए दलित भी हिंदू है, और उसके लिए हर वो व्यक्ति हिंदू है सनातन पद्धति के साथ है। तो उनको काटने की बात करते हैं। मैं कंफर्म कर रहा था कि हाँ इन्होंने उसी से गठबंधन किया है। सूर्य जी, आपको ये नहीं लगता कि बार बार उसके बयान को, आप ओवैसी के बयान को काट कर आप ये बोलकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो लोग या भड़काना चाह रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो समझे कि वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना प्रेम शक्कर जी, मैं सच बोल रहा हूँ। राजेश जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कोई भी बात झूठ बोली हो तो बताइए। अब यहाँ पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मैंने औरों को नहीं टोका, कोई भी मुझे ना टोके। अभी कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता सुची विश्वास बहन बहुत सारी बातें कर रही थी इकोनॉमी के ऊपर। हम इकोनॉमी के ऊपर ही आ जाते हैं। इकोनॉमी के एक छोटा सा मैं इनको उदाहरण देकर इनकी बात को साबित कर दूंगा कि कितनी बड़ी झूठी है कांग्रेस। इस समय में ऐतिहासिक रूप से देश का विदेशी मुद्रा भंडार, नहीं आप देखिए गलत चले गए आप। नहीं आप अर्थव्यवस्था में मत जाइए, वो एक अलग विषय है और उस पर पूरा 1 घंटा भी हम चर्चा करें तो कम पड़ेगा। सूर्य मैथिल, अभी मुद्दे पे आइए। खत्म करूंगा ना। नहीं वो मुद्दे चुनाव में बनेंगे। 600 अरब डॉलर से ज्यादा का इतना विदेशी मुद्रा भंडार है देश के अंदर। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में दर्शाता कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई। ठीक है, बहुत मजबूत हो गई है। दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। दयाराम भार्गव, 1 मिनट नहीं, मैंने कहा मेरे समय में सर एक करके देखिए, आपने अपनी बात रखी, बोलूंगा आपने अपनी बात मैं रखी, किसी के बीच में नहीं बोला था। मेरा निवेदन है, पूरा बोलने। ठीक है कीजिए कंप्लीट। पंचायत चुनाव की बात हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कही, तो अभी इनको मैं बता दूं कि 17 चुनाव हुए, 17 में से 16 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और एक इटावा की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के हाथ में पहुंच गई है सिर्फ। और ये प्रदेश की जनता इनका जवाब देने जा रही है। जिस प्रकार से राम मंदिर के ऊपर इन लोगों ने झूठा कलंक लगाया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं हिंदू समाज देगा उत्तर प्रदेश का। और अभी जो हमारी बहन हिंदू खतरे में बात कह रही थी, सच बोल रहा हूँ, हिंदू खतरे में है। अरे लव जिहाद से हिंदू खतरे में है। किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, किस प्रकार से अब्दुल अमन बन के आ जाता है, शादी करता है और जाके फिर निकाह बनवाता है। मैं झूठ तो नहीं बोलता। लव जिहाद में आप लोग समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि लव जिहाद पे आप सब समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो दमखम का जो ये बोल रही है, 70 साल तक जिस पार्टी ने देश की एजेंसियों को मिसयूज किया हो, अगर वो 7 साल के अंदर संवैधानिक रूप से सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको तो ये लगेगा ही ना जो सच का साथ दे रही है आज की डेट में एजेंसियां। तो वो दमखम वाली बात तो कहीं है नहीं जो यहाँ पर कांग्रेस के मैं दोबारा बातें बना रही है। लेकिन आपने भी वही बात की जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। दयाराम जी देखिए राजेश भाई, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई टीका टिप्पणी ना करे। बोलिए। देखिए अभी इन्होंने कहा ये हमेशा कॉमलाइज करने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान राष्ट्रवाद गाय गोबर, ठीक है, लव जिहाद। इसके सिवाय इनसे कोई बात मत करो। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में हम हिस्से की बात करते हैं तो कहते हैं राजभर की पार्टी और राजभर बहुत बोलते हैं, क्यों ना बोले। अभी बाधा, अरे हम काउंट भी नहीं करते आपको। अरे सुनिए भाई, सुनिए, मैं आपके बीच में गिनती में नहीं रखते हैं आप लोगों को। सुनिए, अरे आपके जैसे लोगों को गिनती करता कौन है, समझ में आ जाएगा 2022 में। बहुत ज्यादा लंबी लंबी रस्तेदार भाषण मत कीजिए भाई। देखिए आप दोनों साथ में थे सरकार बनने के बाद, दोनों साथ में थे आप, कई महीनों तक आप दोनों साथ में रहे। सुनिए पहले भारतीय जनता पार्टी की अरे भाई बलबूते पर जो लोग 4 सीटें लेके कूद रहे हैं उनको सूर्या जी जब आपके बीच में कोई बोल रहा था तब आपको आपत्ति थी, आप तब आप दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके सर अपना नंबर आने पे। भार्गव जी बहुत शॉर्ट में। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी जब भी देखो जब यही बात करती है। अभी 26 जून को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया गुपकार गए, वही गुपकार गए जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, कहती है तो देश तोड़ने वाले हैं, ये पाकिस्तानी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ राजन भाई आपके माध्यम से, अगर ये देशद्रोही थे तो इनसे बात करने की जरूरत क्या थी? तो क्या प्रधानमंत्री हम बात यूपी चुनाव की कर रहे हैं, हम रणनीति की कर रहे हैं, आप फिर इधर जा रहे हैं। अब्दुल गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों को रोकूंगा। अब्दुल जी, चुनाव होंगे और भारत के समग्र राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी अब विकास की तरफ दौड़ेगा। अगर तुमने अलगाववाद की बात की तो भारतीय सेना तुम्हारा भी इलाज बांध देगी, यह बताने के लिए बुलाया था उन लोगों को। अच्छा, तो एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी के आपके घर से कितने सैनिक मरे बताइए, गुजरात से कितनी सैनिक मरे? दयाराम भार्गव, देखिए आप दोनों मुद्दे को डिलेट कर रहे हैं, मैं आप दोनों से दूसरी तरफ जाऊंगा। प्रेम जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप ये बताएंगे वही बात हुई जो आपने शुरू में कही थी कि हमारा मुद्दा कुछ हो रहा है, उसको कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, दोनों का आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। प्रेम जी, आप ये बताएं कि ये इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं और ये जो रणनीतियां बन रही हैं, ये कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? ओवैसी चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो किसका इसको नुकसान होगा, किसे नफा होगा? आप इस पे संपादकीय टिप्पणी अपनी करें। दरअसल राजेश, यही मुद्दे रहने वाले हैं जो ये कह रहे हैं ना, ये ऐसे ही बयानबाजियां होंगी, ये इस तरह से ही चीज़ों को अलग तरीके से पेश किया जाएगा और जो वोटर हैं उनको गुमराह किया जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती। आप गुपकार गैंग की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप ओवैसी की बात करते हैं और उसी की बात को अगर ओवैसी कुछ गलत बोलते हैं, ओवैसी कुछ गलत बयानबाजी करते हैं, उसी बयान को आप दोबारा अगर सुनाना चाहते हैं, आप अपने मार्फत दर्शकों को फिर से बताना चाहते हैं किसी भी चैनल और किसी भी मीडिया के माध्यम से, इसका मतलब कि ओवैसी जो कहना चाह रहा है देश से या कहना चाह रहे हैं देश से, उसी को आप दोहराकर फिर से बताना चाहते हैं। इसमें आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि आप ये डराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ओवैसी ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, अगर आप उसके साथ होंगे तो हमारा नुकसान, आपका फायदा, ये सब चीजें चलेंगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मुद्दों पर बात कीजिए। क्या योगी सरकार ने जो काम किया, योगी ने बहुत काम किया। योगी आदित्यनाथ एज सीएम उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े कहते हैं, WHO कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप उस काम को लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं जनता के बीच में? आप बताइए ना कि योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वो क्या? हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हिंदू मुसलमान वाली बात जो बार बार ओवैसी कहते हैं वो हम लोगों के पास लेकर जाएं? राजभर है जो कि बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी ने ये कहा, आपने वो कहा, ये कहा। हम जिस समीकरण की बात कर रहे हैं कि ये तैयारी अगर पार्टियों की है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? तो फैक्चुअल बात नहीं होती है। और ये जो बातें हो रही हैं इस डिबेट में, हिंदुस्तान में कम से कम राजेश, ट्रेन, चौराहा, बस अड्डे, बस में कहीं भी चले जाए ना तो ये 5 ज्ञान कोई भी दे सकता है कि ये फलना की सरकार बनना चाहिए था, वो क्यों नहीं बना, उसमें ये कमी, उसमें ये। तो वो लेमैन वाली जो बातें हैं, वो बातें करने के लिए कम से कम हम तो यहाँ नहीं बैठे हैं। फैक्चुअल बात करते हैं कि 2007 में सुभाष पाल ने क्या प्रदर्शन किया, क्या उनका फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो किसको नुकसान क्यों होगा, आंकड़ों के जरिए चलते हैं, तो और किसी को फायदा क्यों होगा। मैं बार बार शुरू में भी कहा था कि ओवैसी क्यों महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएंगे इस चुनाव में और क्यों किसके लिए फायदा पहुंचाने का काम करेंगे और किसी का नुकसान करेंगे। वो एग्जाम्पल एक बिहार का चुनाव है। वो आज भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि ओवैसी अगर जहां कहीं भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपना चुनाव वो जीते ना जीते, किसी का फायदा या नुकसान जरूर करा जाते हैं। हाँ। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इस बार यही होने वाला है कि ओवैसी अगर 100 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो किसी का फायदा करा के जाएंगे या किसी का नुकसान करा के जाएंगे? ये इस बात पर, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। दयाराम भार्गव, देखिए राजेश भाई, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए अभी योगी जी के विकास की बात हुई, हम मानते हैं योगी जी ने विकास किया। योगी जी के कई घोषणाएं हैं, कुछ घोषणाओं में कितना लोटा मैं आपको बता देता हूँ। 7 फरवरी 2020 का ही मामला है। 33,93,000 जो अप्लाई करता थे, हम आपके डिबेट में बैठे थे, जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा थे, 33,93,000 लोगों ने अप्लाई किया था बेरोजगार का। अभी आपके आंकड़े के माध्यम से दिखाया जा रहा है
21/6/2020 को योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 90 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर देखिए 26/6/2020 को उसी महीने में योगी जी ने कहा 1,25,00,000 लोगों को हमने रोजगार दिया, यानी 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो क्या ये माना जाए कि ये जो क्या नाम है आपका क्या कहते हैं 33,93,000 जो अप्लाई करता थे बेरोजगारी वाले, तो क्या ये खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से? ये हमको बता सकते हैं? नहीं बता सकते। यही गड़े के मुद्दा है। अब हम बता रहे हैं, देखिए हम क्यों भारतीय जनता पार्टी से हटे। भारतीय जनता पार्टी से हटने का कारण क्या था? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजेश भाई 30 मई 2018 से जो राघवेंद्र शर्मा जज रिटायर है उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय रिपोर्ट बन के आ गई। योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने राजभर जी से कहा था कि राजभर जी लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले हम इसे लागू कर देंगे। लोकसभा चुनाव जब आया, जब राजभर जी ने इस बात को मुद्दा उठाया तो मोदी जी ने कहा राजभर जी आप विधायक बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अरे कहाँ पिछड़ों से बात कर रहे हो आज पिछड़ों की? ये तो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। तो राजभर जी, अब जब आप ओबीसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं, वो मुस्लिमों की बात करते हैं, तो इसका जो सीधा मैं कहूं आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, फायदा दिखाई दे रहा है? क्योंकि ओबीसी के साथ जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण की बात होगी, उसका फायदा बीजेपी भी उठाने की कोशिश करेगी, दूसरे दल भी करेंगे। राजेश भाई बहुत शॉर्ट में देखिए उवैसी साहब हमारे साथ जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की बात हो रही है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 7 रुपए की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल कौन बीच में बोल रही है? मैं किसी के बीच में बोलिए आप बोलते रहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। 76 पैसे पर यूनिट योगी सरकार खरीदती है और गांव गरीब किसानों को, शहरों को गांव में 6 रुपए यूनिट, शहरों में 7 रुपए यूनिट देती है। आप बताइए और देशों में जो बिजली सप्लाई हो रही है, यानी आप कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दे जो है वो हावी रहने वाले। अब्दुल गांधी, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं नए समीकरण और नए तरीकों से एक दूसरे को घेरने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा 2022 में क्या रहने वाला है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि साइकिल आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, सपा सरकार बनाएगी, किस आधार पर? देखिए बड़ा मुद्दा तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें सब में करप्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि गन्ना किसानों का जो भुगतान है, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, अभी से नहीं हुआ है। पिछले 3 सालों से 1 पैसा भी गन्ना किसानों को नहीं बढ़ाया गया, भुगतान की बस छोड़िए। दूसरा और भी जो किसानों की समस्या है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे क्या? आवाज ऑडियो मुझे नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से कुप्रबंधन रहा और जिस तरह से लोग सड़क पर मर गए, ऑक्सीजन की कमी रही, जिस तरह से गंगा मैया ने बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में कुप्रबंधन है, मैं समझता हूँ कि सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाने वाली है, क्योंकि ये मुद्दे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम किसी पोलराइजेशन पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपना हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमारा एक विजन है उत्तर प्रदेश को, हमने पहले भी विकास दिया है, आगे भी उत्तर प्रदेश को विकास करने का काम करेंगे। ठीक है, सूची विश्वास, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है 2022 के चुनाव में? देखिए अभी मेरे बीजेपी की प्रवक्ता ने अर्थव्यवस्था के ढोंग के बारे में बताया, मैं जरूर स्पेसिफाई कर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो A+B का होल स्क्वायर बताते हैं, गटर के गैस से चाय बनाते हैं, आसमान में राडार ढूंढते हैं और आम चूस के खाते हैं। और 7 साल गुजर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कर रही है यूपी में, ये बताइए ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, नहीं सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इन प्रधानमंत्री जी के पास साहस नहीं है। और भोंडे प्रवक्ता जितनी भी बातें इन्होंने की, एक भी पोलराइज स्टेटमेंट को छोड़कर अगर इन्होंने एक भी मतलब की या मुद्दे की बात की हो, देखिए संघ की आइडियोलॉजी है। तो आप मतलब की बात कीजिए ना, आप मुद्दे पे आइए, आप भी तो वही कर रही है मैडम जो उन्होंने किया। पहले नहीं, इंटरप्शन मत करिए, पहले सुन लीजिए। हाँ। देखिए पूरे प्रदेश में कुत्तों ने लाशें नोच के खाई, समुद्र कभी नदी के बहाव में बह रहे हैं, कभी ऑक्सीजन से पद्मश्री योगेश प्रवीण और IAS एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम्बुलेंस के अभाव में मर गए। आम आदमी की बात मत कीजिए। तो ऐसे अकर्मण्य, ऐसे जाहिल लोग जिनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ घृणा और वैमनस्य की राजनीति के सहारे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जब वो ज्ञान की बातें करते हैं तो हास्यास्पद होता है। ठीक है, अब मैं आखिरी टिप्पणी आपसे संपादकीय टिप्पणी चाहता हूं। इस पूरे डिबेट को सुनने के बाद और तैयारियां और धुरंधर जो मैदान में उतरे हैं, जो समीकरण, जो गठबंधन बन रहे हैं, उनको जानने के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या दिखाई देता है? 2022 में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सपा बनाम भाजपा, यानी कि SP बनाम भाजपा की लड़ाई होगी और जो बाकी पार्टियां हैं
उनको काम करने की ज़रूरत है और भी। हालांकि वक्त अब नहीं रहा, जो काम करने का वक्त था 4 साल 4.5 साल का, वो वक्त निकल गया है। लेकिन अभी भी स्ट्रैटेजी पर काम किया जा सकता है, चाहे वो मायावती हो, वो प्रियंका गांधी हो, या ओवैसी और सुभाषपा जैसी पार्टियां हों, इनको काम अभी भी करना पड़ेगा। और सिर्फ आरोप लगा देने से कि योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी सरकार ने ऐसा किया वैसा किया और टीवी के डिबेट में बोल देने से मतलब नहीं बनने वाला, काम नहीं बनने वाला। आपको धरातल पर जाकर काम करना होगा, उसी तरह के समीकरण बनाने होंगे। और कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में, प्यार में और जंग में सब जायज़ है, और जायज़ है तो आपको चुनाव जीतना। बीजेपी कहती है, या बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि वो और कुछ करे ना करे, उनको चुनाव लड़ना आता है, चुनाव उनको जीतना आता है। वो जज्बा आपको हर पार्टी को बना के रखना पड़ेगा। और बीजेपी जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है, और आप देखे होंगे राजेश कि शुरू में ही सबसे पहले 2022 की लड़ाई जब तस्वीरें दिखने लगी तो सबसे पहली तस्वीर जो थी वो भाजपा खेमे से ही आई थी, और किस तरह से एग्रेसिव होकर बीजेपी मैदान में आई है और काम कर रही है। ये दूसरी पार्टी जितनी है उनको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटी पार्टी या विपक्षी पार्टी जितनी भी है सब आगे आए 2022 की लड़ाई में। अगर आपको अपनी पहचान दिखानी है और आपको अपने को दिखाना है, उस सिनेरियो में लाना है, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो आरोप लगाएं उसके लिए तथ्य के साथ आरोप लगाएं। कोई भी पार्टी हो एक दूसरे पर, भाषण करना और तथ्यों पर बात करना दो अलग अलग बातें हैं। जो बात आप कहें वो तथ्यों पर कहें कि लोगों के गले के नीचे उतरे, बिल्कुल, कि ये चीजें हो रही हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कही और यही होना भी चाहिए राजनीति में, और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी ये समझना होगा। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, सूर्या मैथिल जी, सूची विश्वास, अब्दुल गांधी और दयाराम भार्गव जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब बात यही है कि 2022 में क्या होगा, क्योंकि हर दल की अपनी एक नई तैयारी है, एक नया गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नए समीकरण बन रहे हैं। देखना होगा जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।